नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे मामले की जिस पर खुद निर्णय देने में सुप्रीम कोर्ट को लगभग 32 वर्षों का समय लगा है। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 39(b) से संबंधित है, जो अपने आप में बेहद खास है और आप सभी लोगों की निजी संपत्ति से संबंधित है। क्या है पूरा का पूरा मामला और क्या फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और क्यों हम लोग के लिए खास है, हर एक बात जानते समझते हुए बढ़ते हैं आगे। लेकिन सबसे पहले मामला चर्चाओं में क्यों है, यह हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट को जिस खंडपीठ द्वारा दिया गया है उसमें खुद 9 न्यायाधीश शामिल थे। यह मामला सबसे पहले 1991 में चर्चाओं में आया था, बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो भी कार्य थे महाराष्ट्र सरकार के, उनको यथावत बनाए रखा, जिस वजह से फिर 1992 में मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। और 1992 में सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच जाने के बाद में अब वर्ष 2024 में हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। ये सब चीजें भी अपने आप में खास है। तो देखिए, फिलहाल 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यहाँ पर यह कह दिया है कि संविधान की अनुच्छेद 39(b) को परिभाषित करते हुए इतना व्यापक अर्थ भी नहीं दिया जाना चाहिए कि इसमें निजी अधिकारों की या निजी संपत्ति का कोई स्थान बचे ही ना। यदि ऐसा हो जाएगा तो ये वास्तव में फिर बहुत अधिक गलत होगा। तो परिभाषित करना ठीक है, लेकिन निजी संपत्ति को इसमें बहुत अधिक व्यापक रूप से शामिल नहीं करना है, यह समझ जाना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दरअसल मामला क्या था, क्यों ये सभी चीजें हम लोग के सामने आ रही हैं, और साथ साथ ये भी देखते हैं कि क्या क्या रही है इस पूरे मामले में स्थिति और अंत में सुप्रीम कोर्ट का पूरा रुख। एक प्रश्न जो इस खंड से आप लोगों से पूछा जा सकता है कुछ इस रूप में रहेगा। तो यदि आपको चीजें अभी क्लियर हैं तो आंसर कमेंट कर दीजिए। हालांकि वीडियो को अंत तक देखिए, हर एक बात आप लोग को और भी अच्छे से बताई जाएगी। और वहीं अपनी मेंस की नोट्स यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए जो भी चीज़ें तैयार करनी है ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि आपको परीक्षा लिखते समय कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए, तो देखिए, फिलहाल स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट में यह जो मामला है, यह मामला पहुंचा था वर्ष 1992 में, और सुप्रीम कोर्ट को यहाँ एक बड़े प्रश्न का सामना करना पड़ा था। बड़ा प्रश्न यह था कि क्या भौतिक संसाधनों के अंदर निजी संपत्ति शामिल है या नहीं है। सबसे पहले यह निर्धारित करना है। तो समाज के भौतिक संसाधनों में निजी संपत्ति शामिल है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट को यह निर्धारित करना था। अब क्यों बात आ रही है भौतिक संसाधनों की, और पूरा का पूरा फोकस हम लोग का भौतिक संसाधनों के पीछे ही क्यों है, यह भी समझिए। दरअसल यह जो मामला है, यह मामला संबंधित है नीति निदेशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 39(b) से। संविधान का अनुच्छेद 39(b) कहता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि वह सर्वसामान्य हित के लिए सर्वोत्तम हो। अब यह जो बात है, यह बात डीपीएसपी की है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। वहां पर राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि देखिए, समुदाय या राज्य के पास में जो भी भौतिक संसाधन है, देखने वाली बात यह है कि भौतिक संसाधन पूरी तरह से परिभाषित नहीं है। भौतिक संसाधनों में यह नहीं बताया गया है कि भौतिक संसाधनों में किस किस प्रकार की संपत्ति है, कौन कौन से संसाधन शामिल है, और निजी संपत्ति का इसमें क्या स्थान है, यह भी परिभाषित नहीं है। और ये बात तो देखो हम लोग के लिए बहुत ही अधिक कॉमन है, हम लोग शुरुआत से ही देख रहे हैं जब से संविधान बना है, बहुत सारे क्लॉज इसके अंदर अपरिभाषित हैं, बहुत सारे आर्टिकल अपरिभाषित है, और समय समय पर हमारा सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारी लेता है इस सब चीज़ों की, और जब जब कभी भी विवाद खड़ा होता है तो आज के समय में वही ही परिभाषित करता है। हालांकि जब कभी भी कुछ नए प्रावधान या चीज़ों को संशोधित करना होता है, उसके लिए संसद को अधिकार है कि आप अधिनियम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मामला यह फंस गया कि भाई जो भौतिक संसाधनों की बात हो रही है, जिनके स्वामित्व और नियंत्रण को इस प्रकार वितरित किए जाने की बात कर रहे हैं कि सर्वसामान्य हित के लिए सर्वोत्तम हो। अब इस स्थिति में भौतिक संसाधनों में शामिल क्या है, सरकार जो सरकारी संपत्ति होती है उसमें तो छेड़छाड़ कर सकती है, और सरकारी संपत्ति की बात हो या फिर सरकारी धन की बात हो, सरकार अगर चाहे तो किसी कल्याणकारी कार्य में उसको इस प्रकार से आवंटित कर सकती है कि वास्तव में उससे सर्वसामान्य का जो हित है वह सर्वोत्तम हो जाए। इसमें कोई दोहराई नहीं, क्योंकि सरकार को यह अधिकार भी है, सरकार का यह दायित्व भी है कि आपको जनता का कल्याण सुनिश्चित करना है। लेकिन जनता के कल्याण के लिए क्या आपका हक निजी संपत्ति के ऊपर भी है, यह पेश थोड़ा सा अब यहाँ गंभीर फंस जाता है। तो इसी वजह से भौतिक संसाधनों में क्या क्या शामिल है और इसमें निजी संपत्ति शामिल है या नहीं है, यही प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा हुआ था, और रखा हुआ था ये पिछले 32 सालों से, जिसका निपटान अब हुआ है। क्या है मामला, समझते जानते हैं कैसे शुरू होती है कहानी। दरअसल कहानी शुरू होती है वर्ष 1986 में, और 1986 में जो कहानी शुरू होती है वह है 1976 के एक अधिनियम की, जिसका नाम है महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास अधिनियम। दरअसल महाराष्ट्र सरकार को लगता है कि यह जो हमारा अधिनियम है, इस अधिनियम के अंदर कुछ नई चीजें जोड़ी जानी चाहिए।
तो जो नई चीजें जोड़ी जाती हैं वह जोड़ी जाती हैं वर्ष 1986 में, और 1986 में जोड़ते हुए इसमें एक चैप्टर ऐड कर दिया जाता है और चैप्टर को नाम दिया जाता है 8A। चीजें क्लियर हैं? महाराष्ट्र सरकार का अधिनियम 1976 का था, सरकार को लगा अमेंडमेंट करना है, 1986 में अमेंडमेंट किया और एक चैप्टर 8A जोड़ दिया। लेकिन इस 8A में ही थी सारी की सारी आफत की जड़। क्या थी आफत की जड़? दरअसल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस संशोधन को करने का और इस चैप्टर को जोड़ने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि हमारे राज्य में जो भी जर्जर संपत्ति है उन सभी संपत्तियों का अधिग्रहण सरकार के द्वारा कर लिया जाएगा। हालांकि सरकार ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेट मेंशन कर दी। वो डेट सरकार ने बताई कि अगर आपकी संपत्ति 1 सितंबर 1940 या उससे पुरानी है तो उस स्थिति में वह जर्जर अवस्था में है और सरकार को अब यह अधिकार है कि जनता की सुरक्षा के हित में या उसके पुनर्निर्माण के लिए सरकार उसको अपने नियंत्रण में ले सकती है। सरकार ने इस प्रकार से यह संशोधन कर दिया। अब संपत्ति किसकी? संपत्ति तो निजी व्यक्तियों की है। अब निजी व्यक्ति यह कैसे बर्दाश्त करेंगे कि बिना किसी मुआवजे के या बिना किसी कंपनसेशन के आप उसकी पूरी संपत्ति कब्जा लें? क्या वास्तव में यह स्वाभाविक है और उसको स्वीकार किया जा सकता है? अब यह जो मामला था सरकार के द्वारा प्रस्तुत तो किया गया। सरकार ने कहा कि देखो हमें अधिकार है, हमें संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत अधिकार है, हम इस प्रकार का सारा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले ही बोला हुआ है संविधान के अंदर कि देखो अगर हम चाहें सर्वसामान्य के सर्वोत्तम हित के लिए जो भी संसाधन है, भौतिक संसाधन, उन भौतिक संसाधनों का हम नियंत्रण और वितरण आवंटन कर सकते हैं जैसा भी हम लोग उचित समझते हैं। हमें अधिकार है तो हमें अधिकार है तो हम निजी संपत्ति को भी ले सकते हैं अपने अधिकार में, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य हमारा है सर्वसामान्य का हित देखना। महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्तुत किया मामला, लेकिन लोगों को ना ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि सरकार और उनका अपना अलग था, सरकार के ऑब्जेक्टिव अलग थे। अब वास्तव में मेरी संपत्ति खतरे में होगी तो भाई मुझे तो परेशानी होगी। अब इन्हीं सभी मामलों को देखते जानते हुए और संविधान के अनुच्छेद 39B को समझते समझाते हुए राज्य सरकार ने फैसला तो ले लिया, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया। इसलिए जो लोग थे संपत्तियों जुड़े हुए वह पहुंच गए 1991 में बॉम्बे हाईकोर्ट। अब बॉम्बे हाईकोर्ट में यह पहुंचे, इन्होंने पिटीशन लगा दी, इन्होंने कहा जी हमारे तो अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारी स्थिति बड़ी गंभीर है और जो भी चल रहा है मामला ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, क्या किया जाए? तो उस स्थिति में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूरा मामला देखा जाना और बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वह फैसला सरकार के हित में दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि देखो संविधान का अनुच्छेद 39B वास्तव में ऐसे कानूनों को बनाए रखने का अधिकार देता है और कहता है कि हाँ हमारी सरकार ऐसे कार्य कर सकती है। इतना ही नहीं, अगर सिर्फ और सिर्फ आप अनुच्छेद 39B को ही ना समझे तो आप इसको जोड़ सकते हैं अनुच्छेद 31C से। अनुच्छेद 31C जो है यह भी प्रॉपर्टी की बात करता है और प्रॉपर्टी की बात करते हुए कह देता है कि हाँ ठीक है, सरकार अगर चाहे कल्याण के लिए, सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, चीज़ों के लिए आगे बढ़ सकती है, इस प्रकार से निर्णय ले सकती है। अब अनुच्छेद 31C जो है, 31C के अंदर भी प्रॉपर्टी की बात है और वैधता मिल रही है राज्य सरकारों को। और अनुच्छेद 31C खासतौर पे यह कहता है कि संविधान के अंदर अगर कभी भी आप देखें कि अनुच्छेद 14 से 19 का कहीं पे भी उल्लंघन हो रहा है या चीजें हो रही हैं जो सरकार को रोक रही हैं अनुच्छेद 39B की पूर्ति के लिए, तो ऐसी स्थिति में सरकार को अधिकार है कि वो आगे बढ़ जाए। मतलब जरूरी नहीं है कि मौलिक अधिकारों को प्रायोरिटी दी जाए, कुछ मामलों में हम मौलिक अधिकार रोक सकते हैं अगर बात कल्याणकारी राज्य की हो, राष्ट्र हित की हो और जनता के सर्वोत्तम हित की हो, उस जगह पे हम चीज़ों को थोड़ा सा रोक सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो इसी वजह से जो वैधता थी वह मौलिक अधिकार या अनुच्छेद 14 से 19 के अंदर जो भी बातें हैं उनसे ऊपर जाकर के मिल गई यहाँ अनुच्छेद 39B को। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने इसी स्टेटमेंट को प्रायोरिटी दी, इसी चीज़ को अच्छे समझा और इसी चीज़ को समझते जानते हुए क्या किया, अपना निर्णय दिया और राज्य सरकार के द्वारा लिए गए जो भी कदम थे उन सबको बरकरार रखा, संशोधनों को बरकरार रखा। लेकिन लोग फिर भी परेशान थे और हमारे देश में ये पैटर्न है कि अगर आप परेशान हैं, आपका कोई भी वैधिक मामला चल रहा है, तो विधिक मामले को अगर आप नहीं सुलझा पाते हैं हाईकोर्ट में तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए। इन्हें अच्छा नहीं लगा तो इसलिए क्या होता है कि 1992 में ये लोग पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाता है प्रश्न कि देखो बात तो चल रही है संविधान के 39B की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 39B में जो बात की गई है भौतिक संसाधनों की, उन भौतिक संसाधनों में वास्तव में क्या शामिल है ये समझना हमें सबसे पहले होगा, क्योंकि भौतिक संसाधन जो है ना, ये संसाधन परिभाषित नहीं है। अब जब परिभाषित नहीं है तो हम क्या समझें कि वास्तव में क्या क्या इसमें होना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम इसके अंदर निजी संपत्ति को शामिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि निजी संपत्ति जो है अगर आप पूरी तरह शामिल कर लेंगे तो लोग डरेंगे चीजें करने में। वहीं अगर आप निजी संपत्ति को छोड़ देंगे तो जो 39B के अंदर ऑब्जेक्टिव है जो कि सर्वसामान्य का सर्वोत्तम हित है, उसकी पूर्ति भी नहीं हो पाएगी। अब परेशान रहे। शुरुआत में जैसे 1992 में मामला पहुंचा, सुनवाई की जा रही थी 3 जजों की पीठ द्वारा।
अब 3 न्यायाधीशों ने मामला समझा जाना, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। ये विचार करते रहे 1996 तक। इनको कोई भी मार्ग नहीं मिला जिससे कि बच के निकला जा सके। इन्होंने क्या किया कि 1996 में यह पूरा का पूरा मामला 5 न्यायाधीशों की पीठ को स्थानांतरित कर दिया। 5 जजों की पीठ ने भी पूरे मामले को समझा। कब तक समझा? 2001 तक समझा। 2001 तक समझ लेने के बाद में इनके पास भी कोई रास्ता नहीं निकला, ये भी नहीं सुलझा पाए। तो 2001 में जब ये नहीं सुलझा पाए तो उस स्थिति में क्या हुआ, 2001 में मामला 7 जजों को दे दिया गया कि भाई आप संभालो। ये भी नहीं संभाल पाए तो फिर 2002 में फैसला लिया गया कि भाई 9 जजों की पीठ जो है इस पूरे मामले को संभालेगी। अब 2002 से 9 जजों की पीठ जो थी इस पूरे मामले को संभाल रही थी, और लगभग 22 वर्ष बाद अब 2024 में 9 जजों की पीठ के द्वारा ही यह पूरा मामला निपटा दिया गया। हालांकि जरूरी नहीं है कि हम 9 जजों की पीठ पर उसको बढ़ाया भी जा सकता है, ये भी संभव है। अब 2024 में मामला हुआ फाइनल, और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, उनके द्वारा ही हर एक मामले को क्लियर किया गया। हालांकि बहसबाजी काफी हुई, तर्क वितर्क बहुत चले, लंबे समय तक चले। इन्होंने अनेक मामले प्रस्तुत किए, क्योंकि देखो ना, निहितार्थ कितने सारे हैं। एक तरफ फंस रहे हैं मौलिक अधिकार, वहीं दूसरी तरफ फंस रहा है DPSP। अब राज्य को निर्देश दिया गया है कि भाई आपके पास जो भौतिक संसाधन है आप उसका वितरण कीजिए, आपके पास नियंत्रण है, और ऑब्जेक्टिव मेनली ये है कि जन सामान्य का सर्वोत्तम हित होना चाहिए, इससे अधिक और कुछ हमें नहीं चाहिए। अब जन सामान्य के सर्वोत्तम हित के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर आप शामिल कर दे रहे हैं तो क्या इसको हम जन सामान्य का सर्वोत्तम हित मानेंगे? क्योंकि लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर गई तो उनका तो जीवन वैसे ही खराब है, उनको तो दिक्कतें होंगी। उन्होंने जो भी चीज़ें कमाई है वह सब सरकार के नियंत्रण में चली जाएगी। क्या यह स्वीकार किया जा सकता है? ऐसे ही अनेक प्रश्न थे जो दिखा रहे थे अलग अलग बातों को, जिनमें से बात सरकार की भी थी। सरकार के मार्ग में भी बाधा आ रही थी, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव है वह पूरा नहीं हो पा रहा था। तो इन सब मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातों को बनाया अपना आधार। पहली बात तो हमारे न्यायाधीश जो थे यहाँ पर बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, संविधान लागू हुआ है 1950 में। अब आज के समय में अगर हम अभी भी 1950 की बातों को यथावत स्वीकार लेते हैं तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब हम 1950 से आ गए हैं 2024 में, परिस्थितियां बदल गई हैं, समय बदल गया है। 1950 में जब हमारा जो संविधान लागू हुआ था, हम एक समाजवादी देश हुआ करते थे। 1991 के बाद में चीज़ें बदली हैं। अब 1991 के बाद चीज़ें बदली हैं, समाज बदला है, देश बदला है। उस स्थिति में अवस्थाएं बदलते हुए हम लोग को भी चीज़ समझनी होगी, और वास्तव में आज के समय में ज़रूरी है कि एक बार संविधान के अनुच्छेद 39 भी को परिभाषित भी कर लिया जाए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये सब बातें इन्होंने की। मुख्य आधार बनाया इन्होंने यहाँ पर राष्ट्रहित और निजीकरण को। हम लोगों ने 1991 में ही तो LPG को अपनाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब जब हम लोगों ने ये सभी चीज़ें स्वीकारा तो उस समय निजीकरण की अवधारणा को हम लोगों ने मान्यता दे दी थी। अब निजीकरण की अवधारणा को जब हम लोग मान्यता दे रहे हैं तो उस दौरान जो लोगों का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, हम उसको कैसे समाप्त कर सकते हैं? अगर मान लीजिए हम लोग यह कह देते हैं पूरी तरह से कि हाँ, एक समाजवादी देश के रूप में अगर हम लोग पूरी तरह से समाजवाद की अवधारणा को स्वीकार करते हुए यह कह देते हैं कि 39B के अंदर जो भौतिक संसाधन लिखे हुए हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी शामिल है, तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के अंदर लोग क्या इन्वेस्टेड करते हुए आगे बढ़ेंगे? क्या वे चाहेंगे कि इसी प्रकार से चीज़ें रहें, बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, अलग अलग जगह पे चीज़ें आगे बढ़ाई जाए, और वह पूरी तरह से सिक्योर फील करेंगे? क्या ये संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि पूरी तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी शामिल है भौतिक संसाधनों में, तो उस अवस्था के अंदर हमें बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ डैमेज हो सकती है जिस प्रकार से चल रही है, और अनेक मामले चिंता के खड़े हो जाएंगे। तो ये 39B जो है इसको इतना व्यापक रूप नहीं देना है कि पूरी तरह से ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का शामिल कर ले। अब क्या क्या शामिल कर सकती है? तो उन्होंने कहा कि देखो, राष्ट्रहित समझो और निजीकरण समझो, क्योंकि व्यवस्था में हमें चाहिए कि प्राइवेट चीज़ें जो हैं वे बढ़े, लेकिन राष्ट्रहित कहाँ पर है? इसके अलावा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी तो पूरी होनी चाहिए, यही तो हम लोग चाहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 39B भी तो यही कह रहा है कि सर्वोत्तम हित होना चाहिए। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को आधार बनाइए, राष्ट्रहित को आधार बनाइए, निजीकरण को भी स्थान दीजिए, उसके बाद चीज़ें समझिए। तो उसके बाद चीज़ें समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंततः चीज़ें यह क्लियर कर दी कि देखो, 39B के जो भौतिक संसाधन हैं, उन भौतिक संसाधनों के अंदर निजी संपत्ति शामिल है। आप पूरी तरह से ना तो निजी संपत्ति को बाहर कर सकते हैं और ना ही पूरी तरह से निजी संपत्ति को इसमें शामिल कर सकते हैं। दोनों ही अवस्थाएं बहुत अधिक खतरनाक हैं। यदि आप पूरी तरह से निजी संपत्ति को बाहर कर देंगे तो उस अवस्था में सरकार को अनेक बार ऐसा होता है कि अपनी परियोजनाओं को लागू करने के लिए निजी संपत्ति का स्थान लेना पड़ता है,
उन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। हालांकि उसके रूप में फिर उन्हें एक मुआवजा देना पड़ता है, लोगों को स्थानांतरित करना पड़ता है, अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन उस जगह पर प्रायोरिटी दी जाती है राष्ट्रहित को और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को और सर्वोत्तम हित की व्यवस्था को। अब यहां हम लोग यह देखें कि भाई अगर पूरी तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी को बाहर कर दिया तो हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और सर्वोत्तम हित की अवधारणा को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर संविधान के यही प्रावधान बाधा बनेंगे राज्य को अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने में। तो इसलिए पूरी तरह से बाहर तो नहीं किया जा सकता। अब अगर पूरी तरह से हम लोग शामिल भी कर दें तो फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो है यह हो जाएंगी यहाँ पर एक प्रकार की तानाशाही वाली स्थिति में, क्योंकि फिर इनको यह अधिकार मिल जाएगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि प्राइवेट संपत्ति पे भी हमारा पूरा अधिकार है। अब जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार है तो फिर जहां से मन करे वहां से हाईवे निकालो, जहां मन करे वहां अलग अलग सिटी बसाओ, जहां मन करे चीजों को बदलते रहो, जहां मन करे फिर चीजों को एक नया रूप दो, पुनर्विकास करो, पुनर्निर्माण करो, सब चीज संभव है उसके बाद में। जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने भी तो किया। महाराष्ट्र सरकार ने साफ साफ कह दिया कि भाई 1 सितंबर 1940 के पहले की जो इमारतें हैं वो जर्जर अवस्था में सरकार अपने कंट्रोल में ले लेगी, चाहे फिर उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन मेन प्रायोरिटी हम लोग देखेंगे कि सर्वोत्तम हित रहेगा, सर्वोत्तम कल्याण रहेगा। लेकिन इससे नुकसान भी तो है, हर जगह पे पूरी तरह से इसको लागू नहीं कर सकते, यह भी समझना होगा। तो ना तो पूरी तरह से बाहर जाएगी, ना ही पूरी तरह से हम इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर लागू कर देंगे। क्या करेंगे? फिर दोबारा बात लेकर के आओ, कौन सी वाली? सर्वोत्तम हित वाली। तो हमेशा सरकार इस अनुच्छेद को पढ़ते हुए और इस अनुच्छेद को लागू करते हुए ये बात ध्यान रखे कि जब जब बात सर्वोत्तम हित की आएगी उस जगह पे आप चीजों को लागू कर सकते हैं। लेकिन सर्वोत्तम हित सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित होना चाहिए, सरकार का हित नहीं होना चाहिए। इस बात को भी समझा जाए, इस बात को भी जाना जाए और इसके अकॉर्डिंग ही आगे सरकार को सभी निर्णय लेने चाहिए। ये बात चीजें क्लियर कर दी और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी यही बाध्यता लागू कर दी है कि बात अगर राष्ट्र हित की है और हमारे जन सामान्य के सर्वोत्तम हित की है तो आप चीजों को आगे बढ़ाइए, अन्यथा फिर चीजों आपको रोकनी पड़ेगी, क्योंकि निजी संपत्ति को पूरी तरह से हम भौतिक संसाधनों में शामिल नहीं कर सकते। चीजें क्लियर हैं? तो यह था फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, जो मैंने आप लोग को शुरुआत में ही बताया कि हमें संविधान के अनुच्छेद 39B में शामिल भौतिक संसाधनों को इस प्रकार से या इतने व्यापक रूप में भी परिभाषित नहीं कर देना चाहिए कि निजी संपत्ति को या फिर निजी अधिकारों का हमारी व्यवस्था में कोई स्थान ही ना बचे। चीजें क्लियर हैं? तो यह था एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो जरूरी है आप लोग को अच्छे से पता हो आने वाली परीक्षाओं के लिए। एक प्रश्न जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में पूछा था यह इस प्रकार से है, तो अब आप लोग चीज़ों को समझ गए हैं तो आंसर कुछ नहीं, बस कमेंट कर देना है जल्दी से। और इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी है, मामला इन्फॉर्मेटिव है तो बिल्कुल बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना। हाँ, आप लोग को प्रश्न का उत्तर भी चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है, उम्मीद करता हूँ कि सही रहा होगा। बाकी बातें करेंगे हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।